गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसको उसको हम और अधिक समझ लेंगे जैसे ही हम चैप्टर टू चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिल रहा है, आपको सभी को समझ में आ ही गया। आर्थिक और पर्यावरण, हम इकोनॉमिक और आर्थिक का आशय उन सभी क्रियाओं से लगाते हैं, उन सभी प्रोसीजर्स से लगाते हैं जो धन कमाने के लिए या धन उपार्जन के लिए या मनी या वेल्थ अर्निंग के लिए की जाती हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का, अंदर का और बाहर का, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक, आपके जोग्राफिकल, कल्चरल, किस तरह की कंडीशंस हैं, वो आपकी पर्यावरण में आती हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो कोविड-19 इज़ देयर, और ऐसे में एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड है। इस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक क्रियाएं बहुत धीमी गति से हो रही हैं, तो ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। तो आर्थिक पर्यावरण का एक जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, जो एक बेसिक जो मीनिंग हम लगाते हैं, वो यही है कि अर्थ या धन कमाने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कही जाती हैं। अवधारणा पर आते हैं। हिंदी इंग्लिश आप सभी तरह के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन भी है। आर्थिक पर्यावरण का आशय उन बाह्य शक्तियों से है जिनका धन उपार्जन की क्रियाओं पर प्रभाव होता है। Economic environment means all those external factors that influence the economic activities of a person. कोई भी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, कोई भी संस्था, फर्म, गवर्नमेंट, किसी की भी आर्थिक क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे हम माइक्रो लेवल की बात करें तो एक पर्सन, एक व्यक्ति के जो धन उपार्जन की क्रियाएं हैं, यानी मनी अर्निंग की जो प्रोसीजर्स हैं, वो सिस्टम है, उसको प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ऑल आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब आते हैं हम फीचर्स पे या यानी मुख्य विशेषताओं पर, जिसके द्वारा हम इसको और अधिक समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, रिलेटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंजम्पशन से शुरू होती है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। These are 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो सभी जगह पर आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। या यूँ कह दीजिए कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इन्हीं 5 आर्थिक क्रियाओं या इन ऑल 5 एक्टिविटीज़ के चारों तरफ घूमती हैं। हम उपभोग के लिए बात करते हैं। उपभोग का मतलब किसी भी वस्तु से आवश्यकताओं को पूरा करना। जब किसी कमोडिटी के बारे में हम एक सर्वे करके पता लगाते हैं कि टोटल उसकी डिमांड क्या होने वाली है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोड्यूसर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ करता है। देन वी विल कम टू एक्सचेंज, विनिमय। विनिमय का मतलब जब प्रोड्यूस हो चुका मटेरियल, जो उत्पादित हो चुकी है सामग्री या सामान या वस्तुएं, उनका अब एक्सचेंज किया जाना है, क्रय विक्रय किया जाना है, आदान प्रदान यानी ट्रेडिंग होनी है। अब उनकी ट्रेडिंग के लिए प्राइसेस डिटरमाइन की जाती हैं, मूल्य निर्धारित होते हैं, तब कहीं जाकर वो क्रय विक्रय के
लेवल पर आती हैं। देन आता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब किसी उत्पादक ने उपभोग के आधार पर अपना माल प्रोड्यूस कर दिया, वैल्यूएशन उसका कर दिया, प्राइसिंग उसकी कर दी, उसके बाद आता है कि अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किन चैनल्स पे किया जाए और किस तरह से किया जाए। लोकल मार्केट होगा, आपका स्टेट लेवल होगा, नेशनल लेवल होगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। इन सभी लेवल्स पर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को या वितरण की स्थितियों को निर्धारित करेगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को किया जाएगा। लास्ट में आता है गवर्नमेंट सेक्टर का अपना हिस्सा, जिसको हम राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस। सरकार ऊपर की सभी क्रियाओं से आय कमाती है, जिसको हम राजस्व के नाम से जानते हैं। राजस्व का बेसिक जो मीनिंग है वही है सरकार की आय, आर्थिक क्रियाओं से जो प्राप्त होती है। सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो भी टैक्स लेती है वो सरकार की आय में होती है। तो ये पांचों क्रियाएं इकोनॉमी के हर पार्ट में देखी जाती हैं और इसी से पूरा देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नंबर 2, विभिन्न घटक, डिफरेंट फैक्टर्स। इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पर हो सकते हैं, जो जोग्राफिकल यानी भौगोलिक आधार पर होते हैं, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक, सामाजिक, इन सभी आधारों पर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम फिर अगेन कोविड-19 के संदर्भ में लें। अभी कोरोना का लास्ट 9 मंथ से एक प्रॉब्लम भारी वाली चल रही है। जो इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ रेट अचीव कर रही थी, डबल फिगर की तरफ प्रोसीड कर रही थी, भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के नाम से, एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम से ग्लोबल लेवल पर एक पहचान बन रही थी। हम जाने जाते थे कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा रहे हैं। सडनली ये एक बहुत बड़ा एक नेचुरल कैलेमिटी के रूप में ही कहें इसे, और तो हम कुछ ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहते, तो ये एक बड़ी भारी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आई और इसने न केवल इंडियन इकोनॉमी को डैमेज किया, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी भारी कमी आई, भारी गिरावट आई और सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से अप डाउन में चली गई, यानी यूँ कह दीजिए बल्कि डाउन में चली गई, डिक्लाइन कर गई। उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उनका प्रोडक्शन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग्स, कंप्लीट इकोनॉमिक सेटअप डिस्टर्ब हो गया। धीरे धीरे रिवाइवल किए जा रहे हैं, लेकिन अगेन चैलेंजेस आर देयर। तो ये सभी फैक्टर्स हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने ही हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन यहाँ क्लियर है कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम जो आप सभी जानते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमी या डेमोक्रेटिक या मिक्स्ड इकोनॉमी जैसी इंडिया की है। भारत में आप सभी जानते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर इकोनॉमी को रन करते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का एक मोड हमारे यहाँ पर शुरू से लिया गया और उसी आधार पर हम अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका जैसे कंट्री को जो कि एक विकसित देश है, वहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सेटअप है, सभी कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। गवर्नमेंट केवल कुछ मॉनिटर करती है, कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में काम करती है, अदरवाइज वो किसी भी मार्केट एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं करती। तो ये आर्थिक प्रणालियाँ किसी देश में किस तरह की हैं वो भी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका के बारे में भी
हम अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नमेंट किसी देश की इकनॉमी को किस तरह से रन करती है, किस तरह से आगे ले जाती है, कैसी योजनाएं बनाती हैं, उन प्लान्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ की कंट्री के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इकनॉमी को किस तरह से मतलब मोल्ड करती है, सेटअप करती है, सिस्टमेटाइज्ड करती है, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आती है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का या आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने का, क्योंकि जब तक एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है आप सभी जानते हैं, पानी, बिजली, संचार, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स, बैंक, बीमा कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी सेवाएं आती हैं। और ये सारा सर्विस सेक्टर जो है, जो जिस देश में जितना मजबूत होगा, जितना आगे बढ़ेगा, वो इकनॉमी उतनी ही तेज़ी से रन होगी। ग्लोबल लेवल पर ये देखा जा रहा था कोविड से पहले कि भारत ने अपनी आधारभूत संरचना को पहले के मुकाबले बहुत मजबूत कर लिया, और उस मजबूती का ही प्रभाव था कि इंडियन इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर भारत और अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में रिकॉग्निशन मिलने लगा था। फिर भी ये आधारभूत संरचना जो है वो किसी भी देश के विकास की एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन का काम करती हैं। गतिशील प्रक्रिया, देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑलवेज डायनामिक। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता। इसको जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं ऑलवेज चेंजिंग कंडीशन में होते हैं। कभी नेचुरल रिसोर्सेज में चेंजेस होते हैं, कभी ह्यूमन रिसोर्स में यानी मानवीय संसाधनों में परिवर्तन होता है, कई बार आपकी सामाजिक संरचनाओं में चेंज होते हैं, कई बार देश बहुत तेज़ी से प्रगति करता है तो पर्यावरण बदलता है। कहने का मतलब आर्थिक पर्यावरण में ये सभी आर्थिक क्रियाएं, पांचों आर्थिक क्रियाएं एवर डायनामिक रहती हैं, कभी भी वो स्टैटिक नहीं रहती। उनमें हमेशा अप डाउन होगा या कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन देखा जाता है। जनता का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ पब्लिक, ये बड़ी ही ज़रूरी सी चीज़ है कि उस देश के लोग उस देश के विकास के लिए क्या सोचते हैं, वो कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितना आगे ले जाना चाहते हैं, उनका नेशनल कैरेक्टर कितना अच्छा है, और वो क्या इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए अपना कंप्लीट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना कंप्लीट डेडिकेशन दे रहे हैं, तो वो उस देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। इसमें अक्सर हम लोग जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। जापान का एग्जाम्पल सभी दुनिया के सामने है, जो कंट्री आए दिन होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल कैलेमिटी से जूझता है। कई बार सुनामी, कई बार भूकंप, कई बार उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, लेकिन वो कंट्री कभी भी लड़खड़ाता नहीं है। उसकी इकोनॉमी ऑलवेज प्रोग्रेसिव होती है और आज वो अन्य बड़े बड़े विकसित देशों के सामने अपनी तकनीक के आधार पर आगे खड़ा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की पब्लिक का डेडिकेशन, वहाँ की पब्लिक का जो राष्ट्रीय चरित्र है, नेशनल कैरेक्टर जो है, वो बहुत ऊंचा है। पूंजीगत साधनों की उपलब्धता, नेचुरली यदि हमें किसी देश का विकास करना है तो वहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए, वित्तीय संसाधन चाहिए, और ये वित्तीय संसाधन किस पर डिपेंड करते हैं? इकोनॉमी के विकास पर, कि आर्थिक क्रियाएं कितनी फास्ट स्पीड से मूव कर रही हैं, कितना तेजी से बाजार चल रहा है, बाजार की सारी गतिविधियां किस तरह से रन हो रही हैं, उस देश के उद्योग संस्थाएं कितना उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उससे वो आगे चलती हैं, और वो आगे चलती हैं तो पूंजीगत साधनों की उपलब्धता भी बढ़ती है।
कैपिटल से कैपिटल जनरेट होती है, जिसको हम पूंजी निर्माण कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, वो होता है। और वो जब होता है तो किसी भी कंट्री को अपने विकास के लिए पूंजीगत साधनों के लिए विदेशी ऋण या फॉरेन डेट्स पर नहीं जाना पड़ता और आर्थिक पर्यावरण अच्छा होता है। लास्ट पॉइंट है धन व संपत्ति का वितरण। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ धन व संपत्ति का वितरण का बहुत बड़ा इशू है। बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ये देखा जाता है कि मतलब वैश्विक स्तर पर भी, कि पूरे विश्व की जनसंख्या का मुश्किल से 5 या 10% हिस्सा ही सबसे ज़्यादा आर्थिक साधनों का उपभोग करता है, या जिनके पास अपार धन और संपत्ति है। शेष विश्व की जनसंख्या बहुत कम संसाधनों से अपना जीवन यापन करती है। ये तो हुई मैक्रो लेवल की बात। अब हम माइक्रो लेवल की बात करें, भारत के संदर्भ में ही हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि जल्दी समझ में आएंगी आपको और प्रैक्टिकल भी लगेंगी, क्योंकि हम आपने चारों ओर देखते हैं ऐसा हो रहा है। तो हमारे देश में भी राष्ट्रीय आय जो होती है, जो पूरा एक वर्ष में अर्जित की जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत समान नहीं है। आर्थिक विषमताएं देखी जाती हैं। आर्थिक विषमता का दूसरा मतलब क्या है? धन व संपत्ति का असमान वितरण। और एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि हमारी पॉपुलेशन का 5% हिस्सा ऐसा है जो धन व संपत्ति के 90% पार्ट को एक्वायर करता है, या जिनके पास 90% धन व संपत्ति है। बाकी की जो 95% पॉपुलेशन है, उसके लिए केवल 10% धन और आय है। तो इसका आशय क्या हुआ? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री के सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। वहाँ निर्धनता ज़्यादा होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, वहाँ गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ लोगों के जीवन यापन की भारी परेशानियाँ होती हैं, और ये असमान वितरण उस देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा भी माना जाता है। क्योंकि जिस देश का की पब्लिक या जनता या समाज यदि सुखी नहीं है, कल्याणकारक सुविधाएं उसको नहीं मिल रही, उसके सामान्य लाइवलीहुड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, उसको धन व संपत्ति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो देश तरक्की नहीं करता। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और भारत भी उसमें से एक है। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ ही गया होगा। अगली बार हम नया टॉपिक लेंगे इसी से रिलेटेड, कि इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।